मेरी शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। कितना प्रफुल्लित होता है मन जब ये बोल हम सुनते अथवा बोलते हैं। लेकिन क्या तिरंगे को लेकर आपके मन में भी ऐसे प्रश्न उठते हैं जो हमारे संभव कौस्तुभ जी के मन में उठ रहे हैं? आइए जानते हैं संभव कौस्तुभ जी तिरंगे को लेकर कौन सी पहेली अपने मन में लिए बैठे हैं। इनके बारे में बस इतना ही कहूँगा कि ये बड़े क्रांतिकारी आदमी हैं और सामाजिक अथवा जनहित के मुद्दों पर बिना किसी दबाव के खुलकर बोलते हैं। तो अब बात करते हैं तिरंगे की। तिरंगा यानी 3 रंग का। क्या आपको भी लगता है कि तिरंगा 3 रंग का होता है? जी नहीं, तिरंगा 4 रंग का होता है। और मेरा मुख्य और पहला प्रश्न उस चौथे रंग को लेकर है। 3 रंगों की तो सब बात करते हैं, लेकिन उस चौथे रंग की कोई बात नहीं करना चाहता। और आज के समय के अनुसार हमारी परिस्थिति मेल तब खाएगी जब उस चौथे रंग को तिरंगे से हटा दिया जाए, या फिर यदि उस चौथे रंग को तिरंगे में रखना है तो हमें देश के अंदर ही काले अंग्रेजों से एक जंग लड़नी पड़ेगी। साथ ही क्या तिरंगा किसी धर्म विशेष को दर्शाता है? कुछ नेताओं के मुंह से सुना था, केसरिया हिंदू का, हरा मुसलमान का और सफ़ेद अन्य धर्मों का। तिरंगा हर भारतीय का आन बान और शान है। कोई ब्रेड का टुकड़ा नहीं जो इस तरह टुकड़ों में उसकी परिभाषा दी जाए। एक कहावत तो सुनी होगी आपने कि बिल्ली को देखकर कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि उसे कोई देख नहीं रहा और वो बच गया है। काले अंग्रेजों के हिसाब से वो कबूतर भारत की जनता है और बिल्ली ये काले अंग्रेज खुद। अब ये आपको तय करना है कि आप उस कबूतर की श्रेणी में आते हैं या फिर एक बाज की तरह पैनी नज़र है आपकी। खैर, बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। मेरा दूसरा प्रश्न इंडियन फ्लैग कोड को लेकर है। आखिर ये इंडियन फ्लैग कोड क्यों बनाया गया? इंडियन फ्लैग कोड और नवीन जिंदल का आपस में क्या संबंध है? कौन है आखिर ये नवीन जिंदल? क्या तिरंगा कुछ खास लोगों की जागीर है या फिर उनका वीआईपी सिंबल है जो भारत के आम नागरिकों का नहीं बल्कि कुछ मंत्रियों अथवा सरकारी बाबुओं के शान की निशानी है? क्या आज़ादी की लड़ाई में ये कुछ चंद लोग ही शामिल थे? इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में इन कुछ चंद लोगों के अलावा अन्य भारतीयों का कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आप नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल के उद्देश्य को जानने के लिए आई बटन पर दिए गए वीडियो को देखें और हमारे अभियान में हमारे साथ जुड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दमदार और महत्वपूर्ण टॉपिक। प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है। भारतीय राष्ट्र ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक के दौरान संशोधन के बाद अपनाया गया था। गांधी जी ने सबसे पहले 1921 में अपने पार्टी के झंडे को राष्ट्र ध्वज घोषित करने की बात की थी। इस झंडे को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि तिरंगे में चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले ली, जिसे भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब ने लगवाया था। इस नए झंडे की देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने व्याख्या की। उन्होंने कहा कि ध्वज में अपनाए गए रंगों का कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं है। उन्होंने कहा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया या भगवा रंग त्याग का प्रतीक है, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता दर्शाती है। बाद में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। और अब बात करते हैं तिरंगे के चौथे रंग और तिरंगे की शान अशोक चक्र की। सम्राट अशोक और अशोक चक्र के बारे में संक्षिप्त में समझे तो सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज्य किया। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान तथा म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा। सम्राट अशोक अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे और उन्हीं के समय में देश में कई विश्वविद्यालय खोले गए, जिनमें से नालंदा, तक्षशिला, कंधार, विक्रमशिला इत्यादि प्रमुख थे। सम्राट अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में बहुत सारे शिलालेखों का निर्माण करवाया और उनके विभिन्न शिलालेखों में एक चक्र बना हुआ था जिसे अशोक चक्र कहते हैं। उदाहरण के लिए सारनाथ के सिंह चतुर्भुज तथा अशोक स्तंभ में भी अशोक चक्र विद्यमान है। भारत के राष्ट्र ध्वज में इसी अशोक चक्र को लिया गया है, जो नेवी ब्लू कलर में 24 तीलियों के साथ मौजूद है। ये 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। दूसरे शब्दों में इन्हें मनुष्य के लिए बनाए गए 24 धर्म मार्ग भी कहा जाता है। अशोक चक्र में दर्शाए गए 24 धर्म मार्ग किसी भी देश को उसके उन्नति के शिखर तक पहुंचा सकते हैं। शायद यही वजह रही कि राष्ट्रध्वज के निर्माताओं ने जब इसका अंतिम रूप तैयार किया तो इसमें चरखे की जगह अशोक चक्र को स्थान दिया गया। आइए अब अशोक चक्र में दी गई सभी तीलियों का मतलब जानते हैं। इसमें पहली तीली संयम
यानी संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। दूसरी तीली आरोग्य। इसी प्रकार तीसरी, चौथी, पांचवी तथा क्रमवार 24 तीलियां हमें शांति, त्याग, शील, क्षमा, प्रेम, बंधुत्व, संगठन इत्यादि, जो आप अपनी स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हैं, इसकी प्रेरणा देती है। तो इस प्रकार आपने जाना कि अशोक चक्र में सभी तीलियों का अपना एक मतलब है और सभी तीलियां सम्मिलित रूप से देश और समाज के चहुमुखी विकास की बात करती हैं। ये सभी तीलियां सभी देशवासियों के कर्तव्य एवं अधिकारों के बारे में संदेश देने के साथ साथ यह भी बताती हैं कि हमें अपने रंग, जाति अथवा धर्म को भुलाकर पूरे देश को एकता के धागे में पिरोकर देश को समृद्धि के शिखर तक पहुंचाने के लिए मिलजुल कर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और अब बात करते हैं संभव कौस्तुभ जी के दूसरे प्रश्न के बारे में। दरअसल अंतिम बार 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और आज़ादी के लगभग 50 वर्षों के बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों अथवा कार्यालयों पर किसी भी दिन बिना किसी रोक टोक के तिरंगा फहराने की अनुमति मिल गई। अब भारतीय नागरिक कहीं भी और किसी भी समय शान के साथ अपने तिरंगे को फहरा सकते हैं, बशर्ते वे इंडियन फ्लैग कोड का कठोरतापूर्वक पालन करें और तिरंगे की शान में कोई कमी ना आने दें। सुविधा की दृष्टि से इंडियन फ्लैग कोड 2002 को 3 भागों में बांटा गया है। संहिता के पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण दिया गया है। संहिता के दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के विषय में बताया गया है। संहिता के तीसरे भाग में केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के विषय में जानकारी दी गई है। इंडियन फ्लैग कोड न तो एक कानून है और न ही एक वैधानिक नियम। वास्तव में यह भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए कार्यकारी निर्देशों का एक समेकन मात्र है। अब क्या वजह रही कि अपने ही देश में अपने देश का झंडा फहराने की अनुमति के लिए 50 साल का समय लग गया? क्या हम सच में आज़ाद हैं? आइए जानते हैं। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग कुछ विशेष अधिकार प्राप्त लोगों तक ही सीमित रह गया। केवल वीवीआईपी, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों के परिसर में ही झंडा फहराने की अनुमति थी। शेष भारत केवल गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और महात्मा गांधी जयंती पर ही अपने तिरंगे को फहरा सकता था। फिर भी जिस देश में स्वतंत्रता के लिए लाखों लोगों ने अपना बलिदान दे दिया, वहां पर किसी ने इस बात का विरोध नहीं किया। इसी दौरान 1993 में मध्य प्रदेश की सरकार के अधिकारियों ने एक व्यक्ति को अपने कारखाने परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने से रोका गया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि नवीन जिंदल थे। नवीन जिंदल उस समय 31 वर्ष के बिजनेसमैन थे, जिन्होंने भारतीयों को अपना झंडा किसी भी दिन किसी भी स्थान फहराने की अनुमति के लिए एक कानूनी जंग लड़ी। अब इसे सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, सौभाग्य इसलिए कि नवीन ने एक भारतीय होने का अपना फर्ज निभाया और दुर्भाग्य इसलिए कि आज़ादी की लड़ाई पूरे देश ने एक साथ लड़ी और भारत के आज़ाद होने के बाद कुछ चंद लोग इसे अपनी जागीर समझ बैठे। तो इस कहानी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है जब नवीन जिंदल ने 26 जनवरी 1993 को एक राष्ट्रीय झंडा अपने परिसर में फहराया। अगले दिन वो झंडा वहाँ पर नहीं था। नवीन जिंदल ने हैरानी में अपने मैनेजर से पूछा कि वो झंडा कहाँ गया। मैनेजर ने बताया कि इंडियन फ्लैग कोड के अकॉर्डिंग ये झंडा आप रोज नहीं फहरा सकते। नवीन जिंदल हैरान हुए और उन्होंने मैनेजर को आदेश दिया कि वह झंडा उसी स्थान पर दोबारा फहरा दिया जाए। सितंबर 1994 में वहां के तत्कालीन आयुक्त एस.के. दुबे ने वो झंडा फहराते हुए देखा। पूछताछ में उन्हें पता चला कि वह झंडा वहां पर 1 साल से अधिक समय से फहराया जा रहा है। दुबे ने पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से झंडा नीचे उतारने का आदेश दिया। आखिरकार जबरन झंडा उतरवा दिया गया। इस घटना के बाद जिंदल कहते हैं, वे स्वतंत्र भारत में हमें इस तरह कैसे अपमानित कर सकते थे। हम बेहद सम्मान के साथ झंडा फहरा रहे थे। अगर मैं अपने देश में झंडा नहीं फहरा सकता तो मैं इसे और कहां फहरा सकता हूं। इस घटना ने जिंदल के संकल्प को मजबूत कर दिया। उन्होंने तय किया कि मैं अपने झंडे फहराने के अधिकार के लिए लड़ूंगा। सबसे पहले उन्होंने संविधान का अध्ययन किया। उसके बाद फिर उन्होंने एक प्रतिष्ठित वकील शांति भूषण जी से संपर्क किया। इस विषय में उन्होंने अरुण जेटली, के वेणुगोपाल राव, हरीश साल्वे जैसे प्रसिद्ध वकीलों से भी राय ली। जिंदल को बताया गया इस विषय में 2 स्पष्ट कानून हैं। पहला, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 कहता है कि ध्वज को विकृत, जलाया, विरूपित, फाड़ा या रौंदा नहीं जा सकता। अपराधियों को 3 साल तक जेल या जुर्माना हो सकता है, लेकिन यह किसी को सम्मानपूर्वक झंडा फहराने से नहीं रोकता। दूसरा कानून, प्रतीक और नाम का अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 कहता है कि राष्ट्र ध्वज या राष्ट्र प्रतीक का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता, न ही इसे पैकेजिंग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सब जानने के बाद जिंदल ने एक चैन की सांस ली
क्योंकि उन्हें पता चला कि उन्होंने ऐसा कोई कानून नहीं तोड़ा है। लेकिन वे हैरान हुए यह जानकर कि सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज को एक सरकारी ध्वज में बदल दिया था। भारतीय ध्वज संहिता कहती है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के आधिकारिक आवास पर तिरंगा फहराया जाना चाहिए। लेकिन कोड एक कार्यकारी निर्देश है, इसे संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है और किसी भी कार्यकारी निर्देश के आधार पर लोगों के मौलिक अधिकार को नहीं छीना जा सकता। इसी के मद्देनजर फरवरी 1995 को नवीन जिंदल ने दिल्ली के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और अनुरोध किया कि सभी भारतीयों और संस्थानों को सम्मानजनक तरीके से तिरंगा फहराने की अनुमति दी जाए। सितंबर 1995 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसकी अनुमति भी दे दी और जिंदल ने अपने परिसर में दोबारा झंडा फहराना शुरू कर दिया। लेकिन नवीन जिंदल की यह जीत भारत सरकार को रास नहीं आई और जनवरी 1996 को इस मुद्दे को लेकर भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने अगले ही महीने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। लेकिन अंतिम निर्णय में नवीन के 7 साल की लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में निर्णय सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को आदर, प्रतिष्ठा एवं सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। एक अन्य टीवी इंटरव्यू में पूछे जाने पर कि क्या नवीन जिंदल के लिए तिरंगे की लड़ाई उनका व्यक्तिगत धर्म युद्ध बन गया था, नवीन ने कहा, हाँ, क्योंकि उन 10 सालों में इतने सारे वकील और सरकारें बदल गई। हम सिर्फ एक बुनियादी अधिकार के लिए लड़ रहे थे जो ज़्यादातर देश अपने नागरिकों को देते हैं और मुझे लगा कि सरकारों को अपने नागरिकों के लिए खुश होना चाहिए जो राष्ट्रीय प्रतीक प्रदर्शित करना चाहते हैं। ऐसा करने की बजाय सरकार लोगों को राष्ट्रीय चिन्ह प्रदर्शित करने से रोक रही थी। मैंने इस मुद्दे को अपनी जिम्मेदारी के रूप में लिया, इस पर काम किया और आखिरकार हम झंडा दिखा सकते हैं। नवीन ने हरियाणा के कैथल, हिसार और कुरुक्षेत्र में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भी इंडियन फ्लैग कोड को पूरी तरह नहीं सुधारा गया है। हिंदुस्तान के राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन सभी नागरिकों को अपने वाहन पर तिरंगा फहराने की इजाजत नहीं है। भारतीय झंडा संहिता 2002 के मुताबिक संवैधानिक पदों पर बैठे कुछ चुनिंदा लोगों को ही इसे अपने वाहन पर फहराने की इजाजत है। आखिर हर बार छोटे छोटे अधिकारों के लिए हमें कोर्ट का सहारा क्यों लेना पड़ता है और इतनी लंबी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जागरूक अथवा एकजुट नहीं हैं। लेकिन हमें अब जागना होगा और लोकतंत्र की शक्ति को भी पहचानना होगा, तभी भारत आज़ाद माना जाएगा। किसी ने सच ही कहा है, संघर्ष की राह पर जो चलता है दुनिया वही बदलता है। संघर्ष की राह पर जो चलता है दुनिया वही बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती है सूरज बनकर वही चमकता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी सारी अहम जानकारियाँ मिल गई होंगी। ऐसे ही और सामाजिक तथा जनहित में लागू कानूनों के बदलाव तथा उसके पीछे संघर्ष की कहानी तथा भविष्य में होने वाले बदलाव को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ हमारे अभियान में जुड़ें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।